सीधे शुरू करते हैं आज का ये खास एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो दिखाती है कि जब लालच इंसान की सुरक्षा और समझ पर हावी हो जाता है तो उसकी कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। हम मूल स्रोतों से जुटाए गए तथ्यों के आधार पर काकतंत्र नाम के इस बेहद डरावने रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। सोच कर देखिए, गरीबी की दलदल से बाहर निकलने के लिए कोई इंसान अपने ही खून का कितना सौदा कर सकता है? यही वो चुभने वाला सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। ये सवाल हमें एक ऐसे डरावने सफर पर ले जाएगा जहां एक शख्स अपनी लाचारी से हारकर ऐसा रास्ता चुन लेता है जहां से वापस लौटना बिल्कुल नामुमकिन है। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। एक निराशा भरा जीवन। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है कानपुर के गोविंद नगर के एक बेहद तनावपूर्ण घर से। यहां अजितेश नाम का एक शख्स अपनी मजबूरियों और कर्ज के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है अजितेश जो भारी कर्ज में डूबा है, उसका बिजनेस चौपट हो चुका है और उसकी पत्नी सुनीता के साथ उसका रिश्ता एकदम खामोश और तनावपूर्ण है। और दूसरी तरफ है उसका सगा भाई सुरेश, लखनऊ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, सब कुछ है उसके पास। जब भी सुरेश घर आता वो अजितेश को ऐसे सांत्वना देता मानो वो कोई बहुत बड़ा बीमार हो। भाइयों के बीच का ये जो जमीन आसमान का फर्क था ना, इसी ने अजितेश के मन में भयानक ईर्ष्या पैदा कर दी और इसी हीन भावना ने उसे एक ऐसा खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, एक खौफनाक अनुष्ठान। कहानी एकदम से पलटती है सर्दियों की एक घने कोहरे वाली रात को, जब अजितेश की मुलाकात एक रहस्यमयी कुबड़े तांत्रिक से होती है। उस तांत्रिक के साथ 2 कौवे भी थे और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये काकतंत्र है क्या। देखिए, विज्ञान भी मानता है कि कौवे बहुत ज्यादा अक्लमंद होते हैं। वो इंसानों के चेहरे सालों तक याद रख सकते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया में कौवों को जीवित और मृत लोगों के बीच का रहस्यमयी दरवाजा माना गया है। तांत्रिक ने अजितेश को समझाया कि अगर इस प्राचीन और खतरनाक जादू यानी काकतंत्र के जरिए इन्हें साध लिया जाए तो वो सब हासिल किया जा सकता है जो नामुमकिन लगता है। लेकिन ये जादू जितना ताकतवर है, यकीन मानिए उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। इस ताकत को पाने की शर्तें रूह कंपा देने वाली थी। अजितेश को एक खूनी समझौता करना पड़ा। शर्त ये थी कि उसे रोज सुबह अपनी उंगली काटनी होगी, अपना ताज़ा खून अनाज के दानों में मिलाना होगा और बिना एक भी दिन नागा किए वो खूनी दाना कौवों को खिलाना होगा। कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। ये एक ऐसा कड़ा नियम था जिसमें किसी भी गलती की जीरो गुंजाइश थी। जाते जाते उस तांत्रिक ने एक बहुत ही भयानक चेतावनी दी। उसने कहा, कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर यही चेतावनी इस पूरे विश्लेषण की सबसे खौफनाक हकीकत बनने वाली है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, दौलत और अहंकार। इस डरावने समझौते का शुरुआती असर बिल्कुल किसी चमत्कार जैसा था। तांत्रिक के जाते ही अजितेश की तो जैसे किस्मत ही पलट गई। उसकी 3 साल से अटकी हुई एक बहुत बड़ी डील रातों रात फाइनल हो गई। अंधाधुंध पैसा बरसने लगा। रहने को एक नया आलीशान घर मिल गया। अचानक से उस परिवार में खोई हुई मुस्कान लौट आई। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगने लगा। पर कहते हैं ना, बेहिसाब पैसा अक्सर इंसान के दिमाग पे चढ़ जाता है। अजितेश के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। सालों के ऐशो आराम ने उसके अंदर एक घमंड पैदा कर दिया और इसी अहंकार में उसने सबसे बड़ी और जानलेवा भूल कर दी। एक सुबह वो कौवों को खून मिला दाना डालना भूल गया। फिर धीरे धीरे ये हफ्ते में एक बार होने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब उसने ये अनुष्ठान पूरी तरह से बंद कर दिया। वो उस खौफनाक और खूनी समझौते को बिल्कुल भूल चुका था। और यहां से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, खौफनाक पतन। अजितेश ने भले ही समझौता भुला दिया था, लेकिन कौवों ने नहीं। इसके डरावने नतीजे कुछ अजीब घटनाओं से शुरू हुए। हर सुबह अजितेश की कार पर एक कौवा आकर बैठने लगा। वो लगातार तेज और भयानक आवाजें निकालता। उसे भगाने की कितनी भी कोशिश कर ली जाए, वो अगले दिन ठीक उसी समय फिर आ धमकता, मानो वो कोई आखिरी चेतावनी दे रहा हो। इसके बाद जो तबाही मची, उसने अजितेश की पूरी जिंदगी को एक के बाद एक निगल लिया। सबसे पहले घर के दरवाजे पर एक मरा हुआ कौवा मिला, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। फिर रातों रात उसके बिजनेस में भयंकर नुकसान होने शुरू हो गए। उसका पार्टनर सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। रही सही कसर उसके गोदाम ने पूरी कर दी,
जिसमें अचानक भीषण आग लग गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति चुन चुन कर उसकी हर पाई बर्बाद कर रही हो। और आखिर में अजितेश और उसके परिवार को मजबूर होकर उसी पुराने टूटे फूटे खंडहर घर में वापस लौटना पड़ा जहां से वो निकले थे। उस पुराने घर में वापस कदम रखते ही जो नजारा दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर की छत, दरवाजे और पास के पेड़, हर जगह सैकड़ों कौवे बैठे थे, एकदम खामोश। वो ना तो हिल रहे थे ना पलक झपका रहे थे, बस एकटक उस घर को घूर रहे थे। रात के सन्नाटे में एक लाल आंखों वाला कौवा लगातार खिड़की पर चोंच मारता रहता था। डर के मारे अजितेश ने अगले दिन अपनी उंगली काटकर फिर से खून वाला दाना देना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसी भी कौवे ने उस दाने को छुआ तक नहीं। अब हम इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से में पहुंच चुके हैं। भाग 5, आखिरी प्रतिशोध। अजितेश की दहशत तब अपनी सारी हदें पार कर गई जब उसने अचानक शीशे में देखा कि उसकी खुद की गर्दन पर काले रंग के अजीब से निशान बन गए हैं, और वो निशान बिल्कुल किसी कौवे की चोंच के वार जैसे लग रहे थे। खौफ से कांपता हुआ अजितेश किसी तरह भागकर वापस उस तांत्रिक की झोपड़ी पर पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा और भी ज्यादा विचलित करने वाला था। जिस तांत्रिक ने यह जादू शुरू किया था वो खुद जमीन पर अधमरा पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर पंजों और चोंच से नोचे जाने के गहरे निशान थे। और जैसे ही तांत्रिक ने अजितेश को देखा, वो फुसफुसाते हुए बोला, वो अब सब कुछ छीन लेंगे। अपने ही बनाए जादू ने उस तांत्रिक को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और उस तांत्रिक की वो आखिरी बात बिल्कुल सच साबित हुई। इस काले जादू की कीमत अब अजितेश के 15 साल के मासूम बेटे को चुकानी पड़ रही थी। उस बच्चे के अंदर कुछ बेहद अजीब और डरावने बदलाव आने लगे थे। वो बच्चा जो कभी हंसता खेलता था, अब एकदम खामोश और अलग थलग रहने लगा। कोई उससे कुछ पूछता तो वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह हिंसक होकर घुर्राने लगता। और सबसे डरावनी बात, वो पागलों की तरह अपनी कॉपी पर सिर्फ काले कौवे बनाता रहता था, इतनी बेतहाशा कि उसके हाथ भी काले रंग से पूरी तरह सन चुके थे। तो यहां पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब काले जादू जैसा खतरनाक कर्ज वक्त पर नहीं चुकाया जाता तो आखिर में क्या होता है? इसका जवाब इतना डरावना है कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहेगा। और फिर आई वो खौफनाक रात। आसमान में घने काले बादल छाए थे। अचानक घर में बेटे को भयानक दौरे पड़ने लगे। वो फर्श पर तड़प रहा था, बिल्कुल एक मरते हुए पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका चेहरा स्याह काला पड़ने लगा और उसके होंठ किसी कौवे की चोंच का आकार लेने लगे। और उसी भयानक हालत में उसने अपने ही पिता पर बहुत ही बेरहमी से हमला कर दिया। अजितेश की मौत होते ही घर के अंदर बाहर से सैकड़ों कौवे घुस आए। इस रूह कंपा देने वाली घटना के बाद उसका बेटा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वो और उसकी मां उस मनहूस घर को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले गए। आज वो जगह सिर्फ एक वीरान खंडहर है, लेकिन कहा जाता है कि अगर आज भी उस जगह जाया जाए तो उस खंडहर के ऊपर 100 से भी ज्यादा कौवों का एक झुंड हर वक्त खामोशी से मंडराता रहता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में जो एक सबसे बड़ा सवाल पीछे रह जाता है वो ये है कि क्या महज कुछ सालों के ऐशो आराम और सफलता के भ्रम के लिए अपनी इंसानियत का सौदा करना वाकई में सही था? ये कहानी हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि लालच के शॉर्टकट अक्सर इंसानों को ऐसी अंधेरी खाइयों में धकेल देते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।